नमस्कार, ऐसा स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका। आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जिनकी प्रेरणादायक कहानी देखकर आपके मन में भी जीने की एक उत्साह पैदा होगा। स्वागत करते हैं डॉक्टर सुमेश का। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, ढेरों सवाल है आपके लिए। पहला ये कि जब किसी को गंभीर रोग हो जाता है, कोई मरीज होता है और उसे कोई डॉक्टर ये बताता है कि आपको ये रोग हो गया है, तो उसकी काउंसलिंग बहुत अच्छी तरह होती है। लेकिन यदि चिकित्सक को ही स्वयं ये पता लगे कि उसे गंभीर रोग हो गया है, उसके मन और दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताएं सर। बीइंग अ डॉक्टर मैम, थोड़ा सा क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस का ज़्यादा पता होता है जी। थोड़ा सा आम इंसान से आप ज़्यादा बोल सकते हैं, तो घबराहट शुरुआत में थोड़ी ज़्यादा होती है। एक्सेप्टेंस आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बस वैसा ही इस प्रोफेशन में होने का ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है कि सर, आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़के वापस आए। कृपया अपने बारे में बताएं कि आखिर जब पता लगा कि मुझे कैंसर हो गया, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया? मैम, लगभग तकरीबन 1 साल पहले की बात है, 1 से सवा 1 साल पहले की बात है जी। नॉर्मल ओपीडीज थी, छोटी दिक्कतें थी, तो इग्नोरेंस होती है। तो उसके कुछ समय बाद मैंने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए अपने, और जिसमें यहाँ से ये कंफर्म हुआ कि कुछ बीमारी अच्छी नहीं बताई जा रही है। जो सीनियर डॉक्टर्स थे, उसके बाद कुछ समय के लिए मेरे को पीजीआई जाना पड़ा। फिर उसमें कीमोज, रेडियोस और बोन मैरो ट्रांसप्लांट वगैरह का देख करके बस ये 1 साल का समय ऐसा कटा है जो थोड़ा सा ट्रीटमेंट पे, बट बाय लोगों की ब्लेसिंग्स और लोगों का आशीर्वाद से आज वापस खड़े हैं, अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है। तो मैम अभी उसके हिसाब से सर, लक्षण क्या थे? क्या लगता था आपको कि जब आपको टेस्ट करवाने की नौबत आई एजेंसी में? शुरुआत में सिर्फ छोटी मोटी गिल्टी थी एक आधी जगह पे। तो बहुत आम बात होती है गिल्टियाँ लोगों में आना, सारी गिल्टियाँ ख़राब नहीं होती। फिर वो बढ़ने लगी जी। फिर थोड़ी सी थकान महसूस होने लगी। तब भी आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मशगूल होते हैं तो आप ध्यान नहीं देना चाहते, और बीइंग अ फिजिशियन तो आप वैसे ही थोड़ा अवॉइड करते हैं चीज़ों को। और जिसके बाद फिर जब थोड़ा सीवियरिटी होने लगी, लगभग 15-20 दिन बाद, तो मैंने अपनी एक FNAC करवाई। तो उस पर कुछ अच्छा नहीं बताया गया। फिर उस पर बायोप्सी हुई, फिर एक ब्लड टेस्ट हुआ, तो जिसमें कंफर्मेशन डायग्नोसिस की आई, जिसका इलाज अभी हम IGMC में बहुत उस तरीके से नहीं कर पाते जितनी अच्छी सुविधाएं हम PGI में ले सकते हैं। उसके बाद मैम मैं PGI चला गया, और PGI का फिर जो स्टाफ है हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट का, उन्होंने मेरे को वहाँ पे देखा है। सर, रोग के बारे में बताना चाहेंगे आप? रोग मैम बहुत ज़्यादा तो ना ही बताया जाए तो अच्छा है, पर ये एक तरह का ब्लड कैंसर बोल सकते हैं, जिसका वेरिएशन जिसको बोलते हैं आप ETP-ALL, मैं उस रोग से ग्रसित था मैम। सर, कितना लंबा सर्कल होता है आपके इलाज का, और कितनी दिक्कतें डॉक्टर होने के नाते भी आपके समक्ष पेश आई? मैम, डॉक्टर होने के नाते तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचें तो बीइंग अ डॉक्टर आप सोचते जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, क्योंकि आपको चीज़ों की कुछ कॉम्प्लिकेशंस पता होती है। पर एज़ पर उनकी जिसको बोलते हैं कॉपरेशन PGI स्टाफ की और लोगों की कॉपरेशन, और जो जितने लोगों से हम इतने टाइम OPD देखने के दौरान मिले हैं, तो उससे मैम इतनी ब्लेसिंग्स और इतना अच्छा हुआ कि इस प्रोफेशन में होने का अब एक बहुत अच्छा सा लगता था कि चलो किसी कारणवश अगर हम कभी किसी को कुछ ज़रूरतमंद की हेल्प कर सके हैं, तो शायद वो हेल्प आज उसकी कई गुना बढ़ के हमारे तक वापस आई है मैम। सर, परिवार वालों को कैसे बताया आपने बीइंग एक चिकित्सक होने के नाते? मैम, अपने पेरेंट्स को बताना ये सबसे मुश्किल है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नॉन मेडिकल साइड से हैं, गांव से बिलोंग करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैम इस चीज़ में समझना, उनको समझाना, क्योंकि शुरुआत में अपने ही लिए डिनाइल फेस रहता है कि मेरे साथ कैसे, एक्सेप्टेंस आने में टाइम लगता है। तो पेरेंट्स तो मैम बताना बहुत मुश्किल होता है शुरुआत में, पर धीरे धीरे करके वो टाइम ऐसी चीज़ है मैम कि सबको सिखा देती है। तो फिर उनको बता करके, थोड़ा समझा करके कि नहीं चलो ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, देखते हैं, तो मैम फिर इस तरह। सर, कितना महंगा इलाज होता है और IGMC में ऐसी सुविधा क्यों नहीं है, इसके बारे में बताएं आप। मैम, IGMC में एक्चुअली हमारे पास इस तरह के डॉक्टर्स की कमी है, और इसके लिए पूरी टीम चाहिए होती है। एक डॉक्टर राजीव संदल हैं, बहुत कोऑपरेटिव
और बहुत नाइस पर्सन हैं जिन्होंने शुरुआत में मेरे को भी यहाँ से डायग्नोस करके चंडीगढ़ में मेरी बहुत हेल्प की है। बट ही इज़ द ओनली मैन मैम, और इसके लिए पूरी की पूरी टीम चाहिए होती है, पूरा डिपार्टमेंट, पूरा सेटअप चाहिए होता है मैम। तो आई होप कि हम हिमाचल में भी ये शुरू कर सकें, क्योंकि मैम अब बीइंग अ डॉक्टर, चाहे आप समझ लें चाहे बीइंग अ पेशेंट देख लें, मैं तो दोनों तरह से ही बोलूँगा कि इस चीज़ की ज़रूरत हिमाचल में मैम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अगर हिमाचल में ऐसा कुछ शुरू किया जाए तो बहुत ज़्यादा लोग मैम बेनिफिट होंगे इससे, बहुत ज़्यादा। सर, आप ओपीडी भी देखते थे, सीएमओ है कैजुअल्टी के, कुछ ऐसे रोगी आपके समक्ष भी आते थे कि हाँ हो सकता है इसे कैंसर हो? उस दौरान मैम जब से नीचे जाना शुरू किया, जब से मेरे चंडीगढ़ के चक्कर लगने शुरू हुए, तब से ये रोग या तो मेरी मानसिक स्थिति की वजह से आप ये समझ लें, अब ऐसा लगने लगा है कि ये रोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो इससे ग्रसित हैं। उससे पहले मैम इतना ज़्यादा, जब तक मैं कैजुअलिटी भी देखी, लोग होते थे, ज़रूर आते हैं, बट इतनी ज़्यादा रेशो नहीं थी मैम जैसा चंडीगढ़ जा करके देखने को मिल रहा है। हाँ जी सर, आप डॉक्टर हैं, पहली मनोस्थिति कैसी रही आपकी जब आपको मालूम पड़ा कि मुझे रोग हो गया? मैम शुरुआत में तो और आपने कैसे उससे बाहर पार पा पाए आप? आम इंसान मैम जैसा भी है, डॉक्टर भी आम इंसान ही है, तो शुरुआत में मैम विश्वास नहीं आता। हम फेस ऑफ डिनाइल सोचते हैं कि नहीं हो सकता है, रिपोर्ट्स गलत होंगी, कुछ और भी हो सकता है, आप डिनाइल में रहते हैं। फिर एक्सेप्टेंस आने में धीरे धीरे टाइम लगता है कि फिर वो कुछ चीज़ें आप क्वेश्चंस भगवान से खुद से पूछते हैं, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों। बट एक कुछ स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद में वो आ जाता है कि अब है, और आई डू हैव ओनली वन ऑप्शन कि मैं अपना इलाज करवाऊँ। और जिसके लिए फिर तो बाकी तो भगवान से ऊपर कौन है मैम, सब भगवान और ब्लेसिंग्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, जो कि शायद मेरे को भरपूर मिली हैं, शायद इसीलिए वापस आप लोगों के बीच बैठे हैं। सर, कहते हैं कि एक आम इंसान के लिए लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर के लिए भी ऐसा होता है? सब डॉक्टर सब कुछ जाने जरूरी नहीं है जी। बहुत बड़े बड़े, बहुत सीनियर डॉक्टर्स, हमारे टीचर्स, हमारे HODs, कंसल्टेंट्स, उनसे तो मैम हम पढ़े हैं, तो हम उस लेवल की चीज़ें जाने मुश्किल है। तो और वो कहते भी हैं मैम कि हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस, तो वैसा ही कुछ केस हमारा भी था मैम। कुछ चीज़ें पता थी, कुछ चीज़ें वहाँ पे ही पहली बार सीखी देखी। अब हमेशा टेबल के इस तरफ बैठे हैं मैम OPD देखने के लिए, जब आप टेबल के दूसरी तरफ पेशेंट बन के बैठते हैं तो चीज़ें बहुत कुछ अलग समझ में आती हैं। तो बस वैसा ही मेरे साथ भी था। सर, आपका विवाह भी हुआ था, तो किस तरीके से कॉपरेशन मिला आपकी धर्मपत्नी से आपको? मैम मैं आई एम ब्लेस्ड, मैं सही बताऊं, आजकल की इस भागती दौड़ती दुनिया में जब ये सुनने को मिलता है कि किसी के पास भी टाइम नहीं है। मेरी वाइफ मैम मेरे साथ कॉन्टीन्यूसली नीचे रही है चंडीगढ़ में, अपना सारा काम जरूरी छोड़ करके, और वो गायनिकोलॉजिस्ट है, बट मैम शी वाज विद मी पूरे टाइम। और वो भी डॉक्टर है, तो घबराहट मैम आपके पार्टनर में ज़्यादा होती है, बट उसने 1 मिनट के लिए भी कभी नहीं छोड़ा। इनफैक्ट मेरे माताजी, पिताजी, मेरे ब्रदर, भाभी, मेरे फ्रेंड्स, भगवान के जैसे बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल था मैम, तो जिन्होंने 1 मिनट के लिए भी ये लगने नहीं दिया। वो वैसे नेगेटिव तो मैम थोड़ा तो होता ही इंसान, बट इतनी ज़्यादा वाली फीलिंग कभी आई नहीं कि या इतना कुछ बड़ा हो गया। तो मैं लोगों से भी यही आग्रह करता हूँ, जो है वो है, कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में है, बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। भगवान ने सबके लिए बहुत अच्छा कुछ सोच के रखा है, आप विश्वास करें, थोड़े स्पिरिचुअल रहें, अपने लोगों को टाइम टाइम पे याद करते रहें, लोगों से बातें करें। ज़िंदगी का खास कोई भरोसा नहीं होता है, अपने लोगों को हमेशा साथ में रख के चलें। सर, आप एक डॉक्टर हैं तो आपको एक बेहतर इलाज मिला, स्वाभाविक है, लेकिन आम मरीज़ को क्या आप चाहते हैं कि किस तरीके से और तैयारी कर सकता है हिमाचल? मैम जितना मैं देख के सीख के आया हूँ, बहुत कुछ ऐसा था मैम जो PGI में हमने भी नया देखा है, बहुत कुछ नया देखा है मैम। हर हॉस्पिटल की अच्छी बुरी बातें होती है, तो मैं कुछ अच्छी बातें ऑब्वियसली मैं पिक करके लाया हूँ वहाँ से। तो उनका जो वर्क एथिक्स है मैम, वर्क सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है। उनकी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है, उनकी एड्स लेटेस्ट आती हैं, तो
मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर विभाग हमारा सुने, सरकार हमारी सुने, तो इस चीज़ का एक ट्रांसप्लांट सेंटर अगर हम हिमाचल में भी, क्योंकि बहुत मरीज़ ऐसे हैं मैम, ऑब्वियसली पीजीआई एक इतना बिजी इंस्टीट्यूट है, इतनी स्टेट्स को कवर करता है, तो अगर हिमाचल में हमारे पास अपना एक ऐसा इंस्टीट्यूट, ऐसी पूरी टीम, पूरा सेटअप हो जाए, तो बहुत लोग मैम इससे बेनिफिट होंगे और हर कोई जीना चाहता है मैम। फिर अगर वो टाइम डिले की वजह से किसी का इलाज शुरू ना हो पाए या वैसा इलाज ना हो पाए, तो मैम वो तो कहीं ना कहीं बीइंग अ डॉक्टर हमारे लिए भी शर्मिंदगी है। जब हमारे पास सारा कुछ है, तो अगर हमारे को फैसिलिटी मुहैया करवाई जाए, मैं चाहता हूँ हिमाचल में मैम ऐसा एक सेंटर खुलना चाहिए, लोगों का बहुत भला होगा मैम। सर, यहाँ की स्थिति आप क्या देखते हैं फ़िलहाल? जैसे आप यहाँ पे दोबारा आपने ज्वाइन किया है, तो आपके साथ कैसा कॉपरेशन है और चिकित्सकों का? मैम मेरा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा रहा, ना केवल चिकित्सक, हमारा सिस्टर स्टाफ, हमारा क्लास 4 स्टाफ, हमारे जितने सिक्योरिटी पर्सन, मतलब जितना भी हॉस्पिटल का, यहाँ पे मैंने मैम 2-2.5 साल ऐसा सीएमओ मैंने देखा है यहाँ पे, तो पर्सनली बोलूँ मेरे साथ तो बहुत अच्छी कॉपरेशन पहले भी लोगों की रही और अभी भी एमएस साहब हो गए, चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी मेंबर्स हो गए, डिप्टी एमएस सर वगैरह हो गए, तो कभी भी ऐसा लगा ही नहीं, जितनी कॉपरेशन मैं एक्सपेक्ट करता था मैम, मेरे को हमेशा उनसे उससे ज़्यादा ही मिली है। हाँ जी सर, कितना महंगा इलाज है ये? मैम ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट की इंटरेक्शन पे। कई बार मेडिसिन काम कर जाती हैं, कई बार नहीं कर जाती हैं, और जितना भी मैम आप इलाज लेके चलो, आपका जो है वो उससे ऊपर ही जाता है, क्योंकि हम छोटे मोटे दवाइयों के खर्चे गिन पाते हैं, पर इसमें मैम बहुत कुछ और चीज़ें भी है जो हमारे को मैनेज करनी पड़ती हैं, तो इलाज में थोड़ा कॉस्टली है। मतलब आप ये माने कि अगर आप जस्ट इलाज की बात भी करेंगे, राइट फ्रॉम आपकी कीमो शुरू होने से बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ख़त्म होने तक, हालांकि मेडिसिन तो मैम उसके बाद भी लंबी चलती रहती हैं और कई तरह की मेडिसिन हमारे को काफ़ी सालों तक भी लेनी पड़ती हैं, बट आप ये कम से कम भी आप 25, 30, 35 लाख में मान के चलो, आपके इलाज का खर्चा तो कम से कम ये लगभग इतना हो जाता है। सर, ये मानते हैं कि गरीब तबके को ये बजट इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होगा? बिल्कुल मैम, पर सरकार के द्वारा मैम जो दवाइयों की कॉस्टिंग है वो बहुत नॉमिनल रेट पे है, तो अगर आपका जैसे कि हिम केयर कार्ड्स हैं, आपकी बाकी स्कीम्स की दवाइयाँ हैं, आप पुअर फ्री करते हैं, तो ये इलाज में बहुत कम में भी आ जाता है। फिर अलग अलग तरह में, अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह का ट्रांसप्लांट है मैम, तो सबकी कॉस्टिंग सेम नहीं है। ये मैं आपको अपने वाले की बता रहा हूँ कि कोई 15 से 20 लाख रुपए मेरे को सिर्फ बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए बोला था, वहाँ पे जो स्टिपुलेटेड एक 1.5 महीने का टाइम होता है, उतना भी मैम लगा नहीं है पूरा, और लोग मैम बढ़ चढ़ कर हेल्प करते हैं। लोग, हम जितना सोच के चलते हैं कि लोग ख़राब हैं, मैम लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, और ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ आपको, लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ये बस धारणा ऐसी बनी है कि लोग अच्छे नहीं हैं, लोग बहुत अच्छे हैं मैम। सर, ब्लड डोनेशन भी करवाया आपने, इसका मकसद भी बताएं आप। जब मैं नीचे था मैम, तो मेरे को लगभग कुल मिला करके, अगर मैं प्लेटलेट्स और होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करूं, तो मेरे को 25 से 30 यूनिट चढ़ा है। और बड़ी बात ये थी मैम कि उसमें मेरे को ट्रांसफ्यूज रिलेटिव का ब्लड नहीं हो सकता था। हम अपने ऐसे समय पे रिलेटिव्स को याद करते हैं ब्लड डोनेशन के लिए, बट इसमें आप रिलेटिव का ब्लड ले नहीं सकते थे, जो उनका क्राइटेरिया था। और वो कौन से भगवान के दूत आए, उन्होंने ब्लड दिया और वो वहाँ से चले गए। काफ़ियों को क्या मैं मैक्सिमम को नहीं जानता था, मैं एडमिट था, तो सिर्फ वो, मैं तभी आपको बताया, लोगों की हेल्प करने की नीयत में बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही मैं वापस आया, जब मेरे को लगा कि मैं शायद थोड़ा चल फिर सकता हूँ, घूम सकता हूँ आराम से, लोगों के बीच जा सकता हूँ, थोड़ा इन्फेक्शन का रहता है शुरुआत में, तो मेरा सबसे पहला वो था कि मैंने बहुत सारे मैम होस्ट भी किए हैं, मैं एज अ गेस्ट भी गया हूँ, एज अ मेडिकल ऑफिसर ऑन ड्यूटी भी गया हूँ ब्लड डोनेशन कैंप्स में, बट उसकी इम्पोर्टेंस मैम शायद मैं पहली बार समझा हूँ। और मेरे मन में ये था कि मैं आते ही मैं आई ट्राई कि मैं ब्लड डोनेशन एक कैंप कर पाऊँगा, और शोगी लोगों की मदद से, व्यापार मंडल, लोकल लोग, रिश्तेदार, अपना हॉस्पिटल स्टाफ की मदद से मैम जो हमारी कलेक्शन वहाँ थी वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग भी थी। और मैं सच में इतना खुश था कि देखो, लोग एक छोटे से आह्वान पे 2-4 दिन के उस पे आपने इतनी हेल्प करके, सब कुछ करके, उन्होंने उस ब्लड बैंक को मैम बहुत सक्सेसफुल बनाया। हाँ जी सर, जैसे किसी को कैंसर हो जाता है तो उस डर की भावना सबसे पहले पैदा हो जाती है उसके दिमाग में। यहाँ पे हिमाचल में काउंसलिंग की स्थिति आप क्या देखते हैं? उस वक्त क्या बेटर है?
काउंसलिंग मैम अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो कंसर्न डॉक्टर्स हैं वो डेफिनेटली कंसर्न करते हैं, थोड़ा मरीजों को समझाते भी हैं और उस तरह से बताया भी जाता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट जो मेरा एक पर्सनल सजेशन है जी, जो मैं करता आया था, शायद अब आप लोगों के बीच खड़े हैं तो शायद वो चीज़ साकार हुई है। आप प्लीज़ पॉजिटिव रहें, भगवान पे विश्वास रखें, भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है, लोगों को साथ जोड़कर चलें, लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं और आप विश्वास रखें। अगर ये पॉजिटिव थिंकिंग आप रखते हैं, छोटी मोटी दिक्कतें आती जाती हैं तो वो आप उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप टूट गए तो आप टूटते ही जाते हैं, अगर आप थोड़े से स्ट्रांग है, लोगों का साथ आपको है, तो आप विश्वास रखें कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिससे आप कोप अप नहीं कर सकते हैं। सर अब आपकी हेल्थ अपडेट क्या है? हेल्थ के लिए अभी मैम मैं रेगुलर फॉलोअप के लिए जाता हूँ एज़ पर जैसे पीजीआई के जो हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अलका मैम होते थे, डॉक्टर मल्होत्रा सर होते थे और बाकी स्टाफ भी, तो दे पीपल आर सो कोऑपरेटिव और इतने अच्छे लोग होते थे, तो वो बिल्कुल बच्चे की तरह रखते थे मैम हमें, है ना, और बड़े प्यार से उन्होंने अभी भी कि फॉलोअप के लिए आओ, ये करो, और मैम बड़ा ध्यान रखे, मतलब थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी हम इग्नोर कर देंगे, वो इग्नोर नहीं करेंगे, आपको बेटा करना है तो करना है। तो वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है मैम इस मामले में। मैं पर्सनली मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि शुरुआत में काफ़ी चीज़ें ऐसी आई कि डर के माहौल में कि यहाँ से करवाऊँ या वहाँ से करवाऊँ, कहाँ जाऊँ, डर का माहौल सबको ही रहता है मैम। बट फिर लास्ट मेरा डिसीजन पीजीआई का था और शायद मैं ये मानता हूँ कि मेरा डिसीजन अच्छा था क्योंकि वहाँ की फैकल्टी मैम मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत कोऑपरेटिव है जी। सर अब जब आप मरीजों का इलाज करते हैं क्या दृष्टिकोण है आपका, पहले से कितना बदलाव आया? अब वैसे तो मैम पहले भी मैं अपने हिसाब से अच्छा काम किया करता था, है ना, बट अब चीज़ें और समझने आने लगी है मैम, क्योंकि जब आप पेइंग पार्ट पे होते हैं खुद तो बहुत चीज़ें समझने सुनने में आपको शायद ज़्यादा हेल्प मिलती है कि मरीज़ किस स्थिति से गुजर रहा है। पहले हम ब्लंट भी हो जाते थे क्योंकि आप इस तरफ बैठे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं आपने देखी है। अब मरीज की तबीयत से लेकर के उसके फाइनेंशियल स्टेटस से लेकर के उसके इमोशनल मेंटल हेल्थ को देख करके भी अब एक बार उस तरह से उसके ऊपर ध्यान जाता है कि नहीं मैं भी इस चीज़ से गुजर के आया हूँ, इनके ऊपर भी क्या गुजरती होगी। सर आपको संदेश देना चाहेंगे हिमाचल के लोगों को? हिमाचल के लोगों से यही संदेश है कि जितने भी मरीज कुछ इस तरह के हैं कृपया हार ना माने। भगवान ने हम लोगों के लिए बहुत अच्छा कुछ सोच के रखा है, पॉजिटिव रहें, लोगों का धन्यवाद देते रहें, लोगों से मिलें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, जितनी रख सकते हैं स्पिरिचुअलिटी रखें और आप विश्वास रखें कि जितना बुरा हम सोच के चलते हैं वैसा नहीं होता है। लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, भगवान आपको बहुत प्यार करता है, आप वापस आएंगे और अपने काम में उसी तरह से जुड़ जाते हैं जैसे कि आप पहले थे। बी नॉर्मल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर सोमेश थे, बहुत अहम जानकारी एक जीवन को जीने के लिए इन्होंने दी, किस मोड़ से ये वापस आए। सर टीवी इनको बहुत बहुत बधाई देता है, उम्मीद करता है कि हमेशा ओपीडी में ये ऐसे ही दिखे रहें। सर टीवी के लिए रेशमा के साथ दीपिका की खास रिपोर्ट।